हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम एसएमजे इंस्टीट्यूट की कोचिंग की टेस्ट सीरीज की लगा रहे हैं। यहाँ पर आज की हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट तौर पर सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हो, क्योंकि एक तो अपडेटेड रहती है, दूसरी बात इकोनॉमी में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप देखोगे पीवाईक्यू में आते भी हैं। इस सभी टेस्टों की अगर आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है तो कहां से करोगे, जिसको प्रिंट आउट भी आप निकलवा सको। ऐप पर चले जाना है यूपीएससी नट। इस ऐप पर जाने के बाद जो है पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। एसएमजे की नहीं, आकार की, एमजीआईसीएस की, सफलता चैंपियन वगैरह वगैरह की टेस्ट जो है आप सभी की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट जो है निकलवा लेना है। अपना ऐप आ चुका है जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है दे रखी है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2024-25 में अग्रिम अनुमान भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि 24-25 के साल में भारत का जो कुल खाद्यान्न है ना, उसको प्रोडक्शन जो है कितना रहा है, एस्टिमेटेड पूछ रहा है यहाँ पर। तब आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 353.96 मिलियन टन रहा है। 353.96 मिलियन टन रहा है और यह अग्रिम अनुमान है, ध्यान रखिएगा, है ना। एडवांस एस्टिमेटेड जो है इन्होंने बताया हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24-25 में, 25-26 में गेहूं का जो एमएसपी है वह कितना घोषित किया गया है। भाई एमएसपी किसकी बात कर रही है, एमएसपी की बात कर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, एमएसपी की, गेहूं की बात की जा रही है। गेहूं का 25-26 में कितना घोषित किया गया है, आपका ऑप्शन रहेगा 2425 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। 2425 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी को जो है घोषित किया गया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है धान। धान क्या है, सामान्य धान का एमएसपी 25-26 में कितना तय किया गया था। अब आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन एमएसपी पर आए, सीधे सीधे पूछा गया है धान का कितना था, धान गेहूं का कितना था, है ना। ध्यान रखना है, धान के पूछी जाए एमएसपी 25-26 में कितना तय किया गया है, आपका ऑप्शन रहेगा 2369 प्रति क्विंटल जो है तय किया गया था, 2369 रुपए प्रति क्विंटल। भारत में वर्ष 23-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है। यहां पर कह रहा है कि 23-24 के कुल खाद्यान्न उत्पादन में टॉप राज्य कौन सा है, आपका कौन सा रहेगा, एक ही राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट आता है कि भारत में अमरूद गुआवा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। भारत में अमरूद के उत्पादन में पहला स्थान पूछ रहा है, किस राज्य का है, 2023-24 के आंकड़े के अनुसार पूछा जा रहा है। आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य का है। अमरूद के अगर उत्पादन में पूछ लिया जाए किसका नाम लोगे, मध्य प्रदेश का नाम आपको लेना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुल दाल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। दालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य, और यह 23-24 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पूछा जा रहा है, दालों के मामले भी मध्य प्रदेश राज्य है। भारत नेक्स्ट आता है, भारत में कुल मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो मसालों के उत्पादन में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश राज्य है। तो देखो अमरूद के मामले में आए तो मध्य प्रदेश, अगर दालों के मामले में आए मध्य प्रदेश, अगर मसालों के मामले में आए मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए मोटे अनाज, मोटे अनाज समझते होगे ना, कोदो कुटकी वगैरह। मोटे अनाज उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है 23-24 के आंकड़ों के अनुसार। मोटे अनाजों के मामले में उत्पादन में पूछा जाए तो राजस्थान का नाम लेना है। अब मध्य प्रदेश का नाम मत ले लेना, अब राजस्थान का नाम लेना है मोटे अनाज के उत्पादन के मामले में। अब राजस्थान के बाद कभी पूछा जाए तो आप कहोगे कर्नाटक का, और कर्नाटक के बाद पूछा जाए तो आप कहोगे मध्य प्रदेश का। तो तीसरे नंबर पर मोटे अनाज के मामले में मध्य प्रदेश का नाम जो है आता है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका कर्नाटक आता है और राजस्थान जो है पहले नंबर पर आता है, याद रखिएगा। टमाटर, टोमेटो के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। टोमेटो के उत्पादन में पूछ लिया जाए तो आप कौन सा कहोगे, पहले स्थान पर। टमाटर में, अमरूद में, मसालों में, दालों में पहले स्थान पर जो है मध्य प्रदेश का नाम है। मध्य प्रदेश के पश्चात आंध्र प्रदेश, फिर आपका कर्नाटक आता है। सोयाबीन उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर तो हम नहीं बताएंगे, और इसका आंसर का आप लोग हमें कहां बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सोयाबीन के उत्पादन में पूरे भारत में अग्रणी राज्य जो है कौन सा है। इसको जरूर बताइएगा, है ना, बताना है कौन सा है। चलिए बात की जाए, रबी फसलों में सबसे अधिक एमएसपी वृद्धि किस फसल में देखने को मिलती है। रबी फसलों में सबसे अधिक जो एमएसपी वृद्धि है किस फसल में, सरसों के फसल में देखने को मिली थी, कम से कम +300 प्रति रुपए क्विंटल। मतलब कि वैसे तो नॉर्मल है 5950, ध्यान रखिएगा 5950 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई थी, लेकिन जब इसमें माइनस अगर 300 रुपए कर दो, प्रॉपर प्राइस 5650 रुपए था, प्लस 300 बढ़ा दिया गया तो 5950 हो जाता है। तो 300 रुपए प्लस एडवांस किया गया तो वृद्धि सबसे ज्यादा एमएसपी सरसों की फसल में बढ़ाई गई है। हरी मिर्च के मामले में कहा जाए कि उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है। हरी मिर्च में बात की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य हरी मिर्च में भी है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश के राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक का नाम आएगा, फिर बिहार का नाम आएगा।
सूरजमुखी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सूरजमुखी के मामले में आप कहोगे कर्नाटक राज्य जो है पहले नंबर पर है। सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पर है। कर्नाटक के बाद बात की जाए तो हरियाणा आता है, फिर आपका उड़ीसा राज्य आता है। अदरक के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अभी अदरक के मामले में तो अभी हमने बताया ही था, है ना। अदरक के मामले में कौन सा आएगा? आप कहोगे अदरक के मामले में मध्य प्रदेश राज्य आएगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए अदरक के मामले में उड़ीसा, फिर आपका कर्नाटक आता है। कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? कपास के उत्पादन में पूछा जाए तब आप बोलोगे कपास के मामले में तो भाई गुजरात राज्य जो है कपास के मामले में टॉप पर है। और गुजरात के पश्चात की बात किया तो महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका तेलंगाना आ जाएगा। सरसों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? सरसों के उत्पादन में पहला राज्य पूछ लिया जाए, आप कहोगे राजस्थान राज्य पहले नंबर पर है। राजस्थान के बाद किसका आएगा सरसों में? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का आएगा। ध्यान रखिएगा। लहसुन के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? अब लहसुन की बात कर ली, लहसुन के मामले में कौन सा कहोगे? मध्य प्रदेश कहोगे। लहसुन के मामले में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश। अभी जो हम जो बता रहे हैं ना, मध्य प्रदेश किस में पहला है, किस में पहला है, आप इसको कॉपी में लिखते जाओ, है ना। किस मामले में मध्य प्रदेश है टॉप पर, आपको एक पूरा बन जाएगा फ्रेम नोट्स का। तो बढ़िया तरीके से आप इसको बाद में रट्टा मार लेना। खैर, धनिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अब धनिया की पूछा जाए तो धनिया में भी क्या कहोगे? मध्य प्रदेश राज्य ही बोलोगे, धनिया के मामले में अग्रणी है। और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात धनिया में आएगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर राजस्थान का नाम आ जाता है। जूट एवं मैस्ता, अब जूट जैसी नाम आया पश्चिम बंगाल क्लिक हो गया होगा, है ना। तो जूट एवं मैस्ता के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद पूछ लिया जाता तो बिहार बोलोगे, और फिर तीसरे नंबर पर असम राज्य बोलोगे। कुल फल उत्पादन में, कुल फल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? अब कुल फल उत्पादन में पूछ रहा है तो फलों के मामले में आंध्र प्रदेश राज्य बोलोगे टॉप पर है। आंध्र प्रदेश के बाद बोलोगे महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद बोलोगे उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गन्ना के उत्पादन में। गन्ना के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो गन्ना आई थिंक तो सबको पता होगा, है ना। उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना के मामले में सबसे टॉप पर है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नाम आएगा, और महाराष्ट्र के बाद फिर कर्नाटक का नाम आ जाएगा तीसरे नंबर पर। मेथी, मेथी की बात किया, मेथी उत्पादन में टॉप राज्य कौन सा है? मेथी के उत्पादन में टॉप राज्य आपका मध्य प्रदेश राज्य है। और मेथी में मध्य प्रदेश की बात पूछे जाए तो राजस्थान राज्य है, फिर आपका गुजरात राज्य है। ये जो बता रहे हैं ना 2 2 3 3, याद कर लो, पहला दूसरा तीसरा क्रम। अब मैं बार बार थोड़ी ना बोलता रहूंगा, ये तो आप अपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो। सब्जियों के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? अब सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में आप बोलोगे उत्तर प्रदेश, है ना। सब्जियों में किसको बोलोगे? सब्जियों में बोलोगे उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश के बाद सब्जियों में पश्चिम बंगाल का नाम आएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश का नाम आएगा। आम के उत्पादन में पूछा जाए कि टॉप राज्य कौन सा है? आम के उत्पादन में टॉप राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, आम के उत्पादन में टॉप राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश का नाम आएगा, फिर आपका बिहार का नाम आएगा आम के उत्पादन के लिए। ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक रेशम किस प्रकार का उत्पादित होता है? रेशम की 4 प्रकार होते हैं, आप सभी को पता होगा। रेशम के 4 प्रकार होते हैं। अब रेशम में भी 4 प्रकारों में पूछा जाए सबसे ज्यादा किस प्रकार का उत्पादन किया जाता है? मलबरी रेशम। मलबरी रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। वो भारत में कुल रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कुल रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात की जाए तब आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? आप कहोगे कर्नाटक राज्य जो है रेशम उत्पादन में टॉप पर है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? आपका ऑप्शन रहेगा 471 ग्राम है, 471 ग्राम है। 2023-24 में भारत का कुल मांस उत्पादन कितना रहा है? मांस के उत्पादन, मीट के मामले में बात की जा रही है कि जो मीट उत्पादन है 2023-24 में कितना रहा है? आपका ऑप्शन रहेगा 10.25 मिलियन टन रहा है। 10.25 मिलियन टन रहा है। मांस उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तब आप कहोगे पश्चिम बंगाल राज्य जो है टॉप पर है। भारत का कुल मत्स्य उत्पादन 2023-24 में कितना रहा? मत्स्य उत्पादन के मामले में भारत में बात किया कितना रहा है? 18.40 मिलियन टन रहा है मत्स्य उत्पादन। भारत मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका यहां पर ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश राज्य। एक उड़ीसा कर्नाटक नहीं रहेगा। मत्स्य के उत्पादन में राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है मत्स्य उत्पादन में टॉप पर है। अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? अंडा के मामले में अगर बात की जाए कौन सा राज्य टॉप पर है? आंध्र प्रदेश राज्य ही आंध्र प्रदेश में भी टॉप पर है, मत्स्य पालन में भी, और आपके आंध्र प्रदेश में अंडा उत्पादन में भी। ऊन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऊन की बात की जाए तो ऊन राजस्थान में कौन सा है? ऊन जो है ऊन जो है राजस्थान, माफी चाहता हूं, ऊन जो है राजस्थान जो है अग्रणी राज्य की श्रेणी में आता है। 2019 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल पशुधन की संख्या की बात करें कितनी है? 535.8 मिलियन
505.8 मिलियन है। भारत की पशुपालन जीडीपी औसत योगदान लगभग कितना है? तो पूरे भारत की पशुपालन के मामले में जीडीपी की बात की जाए 6% का योगदान देखने को मिलता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन पहले तो किसके लिए प्रारंभ किया गया ये समझो। तो देसी गायों के, जो देसी गाय हैं उन देसी गायों के किसके लिए? नस्लों को सुधारने के लिए, संरक्षण देने के लिए प्रारंभ किया गया था राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। अब कब प्रारंभ किया गया? तो 2014 में प्रारंभ जो है किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पहली स्थापना कब हुई थी? तो आपको रखना 1965 में की गई थी। अब कहां इसका स्थापना की गई थी? तो गुजरात में की गई है, आनंद में। गुजरात में आनंद में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है माना जाता है। पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? भाई पिंक रेवोल्यूशन की बात की जा रही है तो पिंक रेवोल्यूशन जैसे आ जाए, मांस उत्पादन से संबंधित है पिंक रेवोल्यूशन। फूलों से नहीं है, वरना आप सोचो कि मुझे उनको फूल देने जाना है। फूल देने नहीं जाना है, पहले पढ़ लो। पिंक रेवोल्यूशन का संबंध मांस उत्पादन से है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना कब की गई? भाई राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना किस लिए की गई थी? तो कामधेनु से ही जुड़ा हुआ है, गायों के, किसके लिए? गाय के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना वर्ष 2019 में की गई है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है? तो औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर की बात की जा रही है 6.2% रही है। 6.2% औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही है। विश्व में सीमेंट उत्पादन देशों में भारत किस स्थान पर है? भाई सीमेंट उत्पादन की बात करिए, सीमेंट उत्पादन के देशों में भारत किस स्थान पर है? आप कहेंगे जो भारत दूसरे स्थान पर है। सीमेंट के उत्पादन में कौन सा है? भारत दूसरे स्थान पर है। जबकि पहले स्थान पर बात किया तो आप कहेंगे चीन है। पहले स्थान पर चीन है, भारत दूसरे स्थान पर है। भारत अब लगभग कितना प्रतिशत स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित करता है? मतलब कि स्मार्टफोन जो घरेलू स्तर पर है वो निर्मित करता है भारत, तो 99%। कितना? 99% जो है भारत घरेलू स्तर पर स्मार्टफोनों को क्या करता है? आपका निर्मित कर रहा है। इस समय ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के औद्योगिक विकास में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? भाई भारत का औद्योगिक विकास में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो किस क्षेत्र का है? आईटी, बिजली निर्माण, सेवाएं, कृषि। तो ज्यादातर सभी को पता होना चाहिए, बिजली निर्माण और विनिर्माण के क्षेत्र में भारत का जो है औद्योगिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान 2025-26 में, सॉरी 2024-25 में जो है देखने को मिल रहा है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसी, क्या बात की जा रही है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसी, किस वर्ष स्थापित जो है की गई थी? 1986 में, 1986 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है एसएआईएल का मुख्यालय कहां है? एसएआईएल का मुख्यालय की बात की जाए, सबसे पहले तो एसएआईएल की स्थापना की बात किया तो 1954 में की गई थी। अब इसकी अगर स्थापना की बात किया तो नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, मुंबई में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म नाम है। नेक्स्ट आता है एनटीपीसी लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? भाई एनटीपीसी की बात क्या रही है? सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती रहती है। 1975 में एनटीपीसी की स्थापना जो है की गई है। भारत की सबसे बड़ी तेल परिशोधन कंपनी कौन सी है? तेल परिशोधन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना की बात की जाए, जिसे हम आईओसीएल के नाम से जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सबसे बड़ी भारत की तेल परिशोधन कंपनी है। और इस कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कोई कमेंट करके जरूर बता सकता है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए बीएचईएल, इसको सभी जानते होंगे, बीएचईएल है ना। बीएचईएल के मुख्यतः किस उद्योग से संबंधित है? तो विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिक के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वह मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है बीएचईएल। और बीएचईएल की स्थापना 1964 में, 1964 में की गई थी। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या सितंबर 2025 तक कितनी है? भाई सितंबर 2025 तक की बात की जा रही है। 14 भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है सितंबर 2025 तक। बात की जाए मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या है? भाई मेक इन इंडिया का प्रतीक जो की बात किया तो शेर है। ये तो सभी ने देखा होगा ना, प्रतीक क्या है? शेर है। उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन पीएलआई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन पीएलआई योजना की बात की जा रही है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? विनिर्माण से निर्यात वृद्धि करना, मैन्युफैक्चरिंग से क्या करना है? एक्सपोर्ट ग्रोथ करना, इसका जो है मुख्य तौर पर उद्देश्य है। पीएलआई योजना के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्र कवर किए गए हैं 2024 तक? तो 13 क्षेत्रों को जो है पीएलआई योजना के तहत कवर किया गया है।
सेमीकंडक्टर मिशन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सेमीकंडक्टर जो मिशन है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपका क्या आता है? आपका तो ये आपकी जो है सेमीकंडक्टर मिशन के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर DMIC क्या है? दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर कुल कितने राज्यों से गुजरता है? आप कहेंगे 6 राज्यों से गुजरता है। 6 राज्यों में अगर बात किया तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात और फिर महाराष्ट्र से। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर 6 राज्यों से गुजरता है। 6 के 6 राज्य बता दिए। इलेक्ट्रिक वाहन है ना, ईवी उद्योग के प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? आप कहेंगे फैम। कौन सी है? फैम इंडिया योजना जो है ईवी के उद्योग को प्रोत्साहन के लिए पेश की गई है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जो है कब लॉन्च किया गया था? स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की बात किया तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 साल पूरे होने वाले हैं 2016 में। 2016 में 16 जनवरी 2016 को, कब? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था और 16 जनवरी 2026 को 10 साल पूरे हो चुके, एक दशक। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की योजना कब घोषणा की गई थी? पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की योजना की घोषणा की बात किया है 2021 में घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? तो धार जिले में स्थापित जो है किया जा रहा है। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर कहां स्थापित किया गया? तो भारत का पहला रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की बात की जा रही, कहां स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में। वंदे भारत फैक्ट्री कहां स्थित है? तो वंदे भारत फैक्ट्री की बात की जा रही है लातूर महाराष्ट्र में। कहां पर? लातूर महाराष्ट्र में वंदे भारत फैक्ट्री स्थित है। भारत में कुल FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में कौन सा राज्य सर्वाधिक आकर्षित जो है करता है? सबसे ज्यादा जो आकर्षित है महाराष्ट्र राज्य आकर्षित जो है करता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां स्थित है? भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक जोन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां स्थित है? भारत का सबसे बड़ा, आप कहेंगे गुजरात में। गुजरात में भी कहां पर है? डोलेरा। डोलेरा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में जाना जाता है। भारत के कुल कितने प्रकार के खनिज उत्पादित होते हैं? भारत में 95 से ज्यादा, वैसे तो 95 मान लो, 95 प्रकार के खनिज उत्पादित होते हैं। 4 ईंधन वाले, 10 धात्विक वाले, 23 अधात्विक वाले, 3 परमाणु वाले और 55 गौण धात्विक खनिज जो है आपके शामिल किए जाते हैं। टोटल 95 धात्विक खनिज जो है आपके उत्पादित होते हैं। 2024-25 में सूचित खानों रिपोर्टेड माइंस की कुल संख्या कितनी है? आप कहेंगे 1973 सूचित खाने हैं। 1973 जो है सूचित खानों की संख्या भारत में देखने को मिलती है। 2024-25 में सूचित खानों में किस राज्य में सबसे अधिक सूचित खाने हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा सूचित खाने हैं। अगर 100 पर पूछ जाए तो मध्य प्रदेश का नाम लेना है। किस राज्य का खनिज उत्पादन मूल्य में सबसे अधिक योगदान देता है? भाई खनिज उत्पादन के मूल्य में सबसे ज्यादा योगदान जो है उड़ीसा राज्य देता है। कितना प्रतिशत? 43.49% का जो है योगदान देता है। कोयले के भंडार में अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य। मध्य प्रदेश राज्य का टिक मत लगा देना। कोयला राज्य में, अब कोयले के भंडारण में पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य टॉप पर है। 25.58% जो है भंडारण की उपस्थिति उड़ीसा राज्य में है। भारत की चांदी सिल्वर उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? चांदी की बात किया, चांदी के उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात किया है राजस्थान राज्य चांदी के उत्पादन में है। 100% की बात की जाती है चांदी के उत्पादन में, किसका? राजस्थान का नाम आता है। तांबा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो तांबे के उत्पादन का जैसे ही नाम आए मध्य प्रदेश पे टिक लगा देना है। तांबा 56.54% जो है 56% के आसपास मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन यह जो है किया जाता है। हीरे के भंडारण और उत्पादन दोनों में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भंडारण में हो या आपका किसमें हो, भंडारण के अलावा उत्पादन में हो, मध्य प्रदेश राज्य का ही नाम आता है ना, मध्य प्रदेश राज्य का ही नाम आता है। भंडारण में बात किया तो 90% भारत में मध्य प्रदेश राज्य भंडारण के मामले में जाना जाता है और उत्पादन के मामले में बात किया तो 100% उत्पादन के मामले में हीरे के लिए जो है जाना जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। बॉक्साइट के उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के मामले में जाना जाता है। 73% बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में उत्पादन होता है। मैग्नीज के भंडारण में अग्रणी राज्य कौन सा है? अब देखो भंडारण की बात की, उत्पादन की बात नहीं की गई है। मैग्नीज के भंडारण में बात किया तो उड़ीसा राज्य को जाना जाता है। मैग्नीज के भंडारण में 34%, कितना? 34% मैग्नीज का भंडारण पाया जाता है। कहां पर? आपका उड़ीसा में। भंडारण की बात की, जबकि मैग्नीज का अगर उत्पादन पूछ लिया जाता,
अगर मैंगनीज का उत्पादन पूछे जाता, आप 100% आंख बंद करके कहते मध्य प्रदेश राज्य है, ध्यान रखिएगा। अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः कहां होता है? अभ्रक का जो उत्पादन है राजस्थान राज्य में होता है, 100% है। कितना? 100% योगदान देता है। भारत में टिन का उत्पादन किस राज्य में होता है? भाई टिन के उत्पादन की बात किया है तो छत्तीसगढ़ राज्य में भारत में टिन का उत्पादन होता है 100%। सोने के भंडार में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सोने के भंडार में पूछ रहा है अग्रणी राज्य, सोने के भंडार में कहोगे आप बिहार। भारत में सोने में कुल भंडारण में अग्रणी है बिहार। सोने में भंडारण की बात करें, उत्पादन में नहीं, भंडारण में बिहार जो है सोने के मामले में अग्रणी राज्य है। 43% याद रखिएगा, 43%। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। आज की टेस्ट ना वेरी इंपोर्टेंट है, आपको लग रही होगी डेटा है, पर आज की टेस्ट वेरी इंपोर्टेंट है। अगर यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बन गए ना, आपकी नैया ऊपर से नीचे हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आसमान से थल, थल से आसमान में परिवर्तन हो सकता है, ध्यान रखना है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य की बात पूछ लिए कौन सा है? आपको कौन सा रहेगा? महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। यहां पर बात की जा रही, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य जो है टॉप पर है। महाराष्ट्र में बात किया तो 18,463 किलोमीटर यहां पर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग फैला हुआ है। भारतमाला परियोजना चरण 1 कितनी लंबाई का है? भाई भारतमाला परियोजना की बात क्या रही है, फेज 1 भारतमाला की लंबाई की बात किया है 9,860 किलोमीटर में है। 9,860 किलोमीटर में भारतमाला परियोजना है, ध्यान रखिएगा। IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। 27 अक्टूबर 1986 को IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और जिसका मुख्यालय कहां है पूछा जाए तो आप इसका मुख्यालय कहेंगे नोएडा में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। 31 मार्च 2025 तक भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? भाई कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात की जा रही है, कब से कब की? 31 मार्च 2025 तक की बात की जा रही है। 475 गीगावाट कहेंगे। कितना कहेंगे? 475 गीगावाट जो है भारत की कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी है? कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता की बात किया है 228.3 गीगावाट है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता भारत में कितनी है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी की बात की रही है 105.65 गीगावाट है। 105 याद कर लेना यार, 105 गीगावाट के आसपास सौर ऊर्जा की क्षमता है। 2023 में विदेशी पर्यटक के आगमन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो विदेशी पर्यटक के मामले में टॉप पर बात की जाए तो आपका कौन सा राज्य है? आप कहेंगे विदेशी पर्यटक के मामले में महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। पूरे भारत में अगर पूछा जाए तो यहां पर कितने पर्यटक आए हैं? 17.6%, 17% पर्यटक केवल महाराष्ट्र में आए हैं। घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से 2023 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? घरेलू पर्यटक की दृष्टि से पूछ रहा है कि प्रथम कौन सा राज्य रहा है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य रहा है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान की बात की जा रही कौन से देश का है? आप कहेंगे बांग्लादेश से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक में आए हुए हैं। बात किया है भारतीयों द्वारा विदेशी यात्रा हेतु 2023 में शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात रहा है, UAE रहा है, ध्यान रखिएगा। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत 2025 तक कितनी महिलाएं प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आप कहेंगे 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जो है रखा गया है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपोर्टेंट की सीढ़ी में जो है आता है। पीएम प्रणाम क्या है? पीएम प्रणाम का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई पीएम प्रणाम पहल का मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है, क्या उद्देश्य है? आपका ऑप्शन क्या रहेगा? पीएम प्रणाम की जैसी बात आ जाए आप कहेंगे रासायनिक उर्वरक की निर्भरता को कम करना पीएम प्रणाम का उद्देश्य जो है माना गया है। 2023 में इसकी जो है शुरुआत जो है की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 24-25 तक उत्पादन लक्ष्य कितना है? तो भाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 24-25 तक उत्पादन लक्ष्य कितना रखा गया है? उत्पादन लक्ष्य की बात की जाए आप कहेंगे 22 मिलियन मीट्रिक टन जो है रखा गया है 24-25 तक। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी वार्षिक एक साल में आर्थिक सहायता दी जाती है? 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात किया तो 2015 में योजना लॉन्च की गई थी। यह भी इंपोर्टेंट है क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो चुका है। हृदय योजना का मुख्य उद्देश्य किससे है? हृदय योजना की जैसी नाम आ जाए तो आप कहेंगे हृदय योजना का संबंध ऐतिहासिक शहरों का संरक्षण करने से संबंधित है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषण शक्ति योजना की बात की जा रही है। पहले तो ये याद कर लो, पोषण शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी 2021 में प्रारंभ की गई थी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन देना या प्राप्त करवाना मुख्य उद्देश्य रखा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ग को लक्षित करती है? सुकन्या समृद्धि योजना का जैसे ही नाम आ जाए तो आप कहेंगे सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं को क्या करती है? आपका लक्षित करती है। और जनवरी 2015 में सुकन्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रति परिवार बीमा कवर कितना रखा गया है? तो प्रति परिवार बीमा कवर की बात की जाए 5 लाख रुपए रखा गया है। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 से जो है की गई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की मासिक पेंशन लाभ कितना है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का लाभ इसमें जो है दिया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? सूर्योदय योजना में प्रधानमंत्री सूर्योदय में सब्सिडी की अधिकतम सीमा की बात की जा रही कितनी है? 78,000 रुपए। 78,000 रुपए जो है रखी गई है। और इस योजना की बात की जाए शुरुआत फरवरी 2024 से की गई थी। लेकिन योजना का जो मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा को शतक बनाना है। 78,000 रुपए इसमें सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का मुख्य उद्देश्य की बात किया है एकीकृत शैक्षणिक संस्थान का संसाधन इकट्ठा करना। इंटीग्रेटेड एजुकेशनल रिसोर्स के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस श्रेणी के लाभार्थियों को लक्षित करती है? आप कहेंगे पारंपरिक शिल्पकार की श्रेणियों को लक्षित करती है। नेक्स्ट और अंतिम आता है उन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य किन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है? पर्यटन एवं बुनियादी ढांचे के लिए उन्नति योजना को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखिएगा। आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चनों को लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप पॉइंट एक तरीके से ध्यान रखोगे तो सारे पॉइंटों को मिलाकर आप जो है लगभग 200 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर कर लिए होंगे। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नेट है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से कर सकते हो। प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो यूपीएससी नेट। बाकी की कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन तो कमेंट भी कर लेना या फिर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 7985977368 व्हाट्सअप कर लेना या कॉल कर लेना। वहां पर आपका जो है कोई भी क्वेरी होगी तो समाधान हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।